अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। जल्दी से नावल का आगाज करते हैं। आज माजरत है कि नावल आने में थोड़ी सी देर हो गई और मैं थोड़ी सी बिजी थी तो रिकॉर्डिंग टाइम पे नहीं कर सकी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी नावल का आगाज करते हैं। नावल का नाम है लम्सा जनून और इसके राइटर का नाम है ज़ोया अली शाह। और आगे देखते हैं कि इस नावल में क्या होता है। और आप लोग भी जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और शेयर भी कर देना इसके साथ ही। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, दिल बेकरार है, मुझे प्यार दो। तुम्हें प्यार कैसे दूं, अपना सारा प्यार तुम जानकर इन परिंदों पर वेस्ट करके आई हो। अचानक से रोमान शाह की आवाज सुनकर मीरब ने चौंक कर देखा। रोमान शाह पता नहीं कब दबे कदमों रूम में आया था। मीरब मसरूफ अंदाज में तैयार होकर खड़ी हुई खुद को आईने में देखकर आज बहुत दिनों के बाद एक बॉलीवुड का सॉन्ग गुनगुना रही थी। एक वक्त रोमान शाह रूम का दरवाजा खोलते हुए रूम के अंदर दाखिल हुए। उफ शाह, आप तो कसम से डराकर जान ही निकाल देते हैं। ऐसे कोई अचानक चोरों की तरह रूम में आता है। मीरब ने जब घबरा कर पलटते हुए रोमान शाह की जानिब देखा तो उसके हाथ में पकड़ी हुई लिपस्टिक नीचे लग गई थी। जान तो तुम्हारी अभी मैंने निकालनी है। अपने कोट को सोफे पर फेंकते हुए दो ही कदमों में फासला तय करके उसके करीब आया। उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब किया जो इस वक्त सरापा क़यामत बनी हुई थी। पिंक और येलो कलर की मैक्सी पहने हुए थी जिस पर बेहद खूबसूरत नफीस हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ था। साथ में मैचिंग बड़े बड़े झुमके जो उससे की गालों को छूते हुए शाह के दिल को बेकरार करके धड़कने पर मजबूर कर रहे थे। बालों को स्ट्रेट करके कमर पर खुला छोड़ा हुआ था। हाई हील पहनकर हाइट शाह के लबों के बराबर कर रखी थी। हाथों की हथेलियां मेहंदी से रची हुई थी। मोटी मोटी आंखों पर लगा हुआ लाइनर और मस्कारा, उफ, शाह तो उसकी आंखों में डूबने लगा था। उसके सर के पीछे हाथ रखते हुए बिना उसे संभलने का मौका दिए उसकी पंखड़ियों पर अपने आतिशी लब रखकर उनको पूरी तरह से अपनी कैद में ले गया था। आया तो वो किसी और मूड में था। इसे तो इस वक्त मीरब पर काफी गुस्सा था। अपना फोन ना उठाने और छत पर जाकर ऑस्ट्रेलियन तोतों पर जाकर अपना प्यार निछावर करने पर, मगर यहाँ तो नजारा ही बदल गया था। मीरब को देखकर शाह का गुस्सा तो हवा में उड़ चुका था। वो अलग बात थी कि वो इस वक्त मीरब की सांसों को तंग किए हुए खड़ा था। उसको सांस लेने के लिए पूरी तरह से तड़पा रहा था। शायद ये भी उसका सजा देने का एक तरीका ही था। अपनी मनमानी करके पीछे हटा तो मीरब का मुंह गुस्से से फूल चुका था क्योंकि उसकी लिपस्टिक का शाह हशर नशर कर चुका था। मीरब ने खा जाने वाली नजरों से शाह की जाने देखा क्योंकि मीरब के खूबसूरत लिपस्टिक शेड जो उसने टाइम लगाकर 2-3 कलर मिलाकर बनाया था वो सब इस वक्त शाह की आतिशी लबों पर जा चुकी थी। मीरब को मैट लिपस्टिक पसंद नहीं थी, इसलिए वो मैट लिपस्टिक कम ही लगाती थी और ग्लोसी लिपस्टिक का शाह ने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया था। कुछ तो मीरब के खुद की पकड़ियों की साइड पर थी, बाकी की शाह के लबों पर पंखड़ियों की साइडों पर थी और बाकी की शाह के लबों पर। शाह ने अपने होठों का हशर सामने मिरर के अंदर देखकर हंसा था। शाह, ये आपने क्या किया? मेरी सारी लिपस्टिक आपने खराब कर दी। पता है आपको, पिछले आधे घंटे से मैंने इतने सारे शेड मिलाकर ये वाला शेड बनाया था। वो गुस्से से एहतजाज करती हुई बोली, चुपचाप खड़ी रहो। आज जो तुमने मेरे हिस्से का टाइम जाकर ऊपर परिंदों को दिया है ना, ये उसी की सजा है। शुक्र करो इतने में तुम्हारी जान छूट गई है, वरना मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था तुम्हारी सजा के लिए। क्या करने वाले थे? क्या परिंदों से प्यार करना कोई जुर्म है? मेरे को इस वक्त का बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने तड़क से जवाब दिया, हाँ स्वाय अपने शाह के, तुम पर किसी से भी प्यार करना जुर्म है। और सुबह तुम्हारे सब परिंदों की अगर मैंने मुंडियां मरोड़ कर चील कबों के आगे न डाला तो फिर नहीं कहना। नहीं शाह, प्लीज इन मासूमों को कुछ मत करना। मैं आज के बाद उनके पास नहीं जाऊंगी। मीरब ने जल्दी से उनकी जिंदगी की भीख मांगते हुए शाह की बात मान ली थी क्योंकि उसे पता था कि शाह जेलसी और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि शाह सच में उनके गिर्द उनकी गर्दनें मरोड़ता या उनको ऐसे ही खुले आसमान में उड़ा देता, मीरब ने हार मानने में ही अपनी आफियत समझी थी। गुड। शाह ने उसे शाबाशी दी थी और अपनी बात मानने पर। अब मैं अपनी लिपस्टिक का क्या करूं? मीरब ने अपने होठों का हशर वापस ड्रेसिंग मिरर में देखते हुए गुस्से से पूछा। लो जो तुम्हारी लिपस्टिक मेरे होठों पर आ गई है, मैं इसको वापस लगा देता हूँ। शाह वापस मीरब के करीब होते हुए बोला, शाह प्लीज आप मुझ पर मेहरबानी ना करें, मैं दोबारा से लगा लूंगी। और जल्दी से पीछे हटते हुए बोली। वो वापस से शाह को अपनी सांसों को रोकने की कोशिश करते हुए देखकर चिल्लाते हुए पीछे हटी थी। शाह का कहका पूरे रूम में गूंज उठा था। मीरब की जान को बनते हुए देखकर मीरब जब उसी के लम्सों से सांसों की के लिए तड़पती थी,
शाह को इस वक्त उसकी हालत देखकर बहुत महजूद होना बहुत अच्छा लगता था। वो मीरब को यूं ही हर बार सांसों के लिए तड़पाता था, इसीलिए मीरब शाह के इसकी वाले स्टाइल से बहुत तंग थी। मगर शाह का ये सबसे फेवरेट काम था, जिसे वो बहुत शौक से जब भी वक्त मिलता सर अंजाम देना शुरू कर देता। इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। कोर्ट के पास रखे हुए अखबार में रैप किए हुए गजरे निकाले और बड़े प्यार से मीरब की दोनों कलाइयों में डाल दिए। शाह, आपको याद था कि मुझे गजरे बहुत पसंद है? मीरब सब कुछ भुलाकर बड़ी मोहब्बत से पूछा। जाने शाह, मुझे तुम्हारी हर बात याद होती है, पर तुम ही मुझे अपनी खूबसूरत पंखड़ियों के लिए तरसाती रहती हो। शाह की अब भी वही टोन थी। शाह, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप एक दिन मुझे खा भी जाएंगे ना, फिर भी कहेंगे कि मैं कम पड़ गई थी। जाकर चुपचाप तैयार हो, हम शाहजेब भाई की मेहंदी के लिए लेट हो रहे हैं। शाह की कमर पर हाथ रखकर धकेलती हुई वॉशरूम तक छोड़कर आई थी। मीरा, मैं तो कहता हूँ कि लिपस्टिक तो खराब हो गई है, आज जो दोबारा से फ्रेश होकर तैयार हो जाना। शाह ने वॉशरूम से आवाज दी थी। शाह, चुप करके फ्रेश हो, वरना मैं बाहर से आपको लॉक कर दूंगी, मीरब ने हंसते हुए धमकी दी। जालिम बीवी, शोर को थोड़े थोड़े प्यार के लिए इतना तरसाती हो। एक बार फिर से उसने अंदर से आवाज दी। कल रात जो इतना प्यार किया था वो कहाँ? वो तो रात गई और बात गई। शाह, आपको पता है आप बहुत बड़े भुक्खड़ है अपने प्यार के मामले में, आपका पेट कभी नहीं भर सकता। तुम कोशिश करके तो देखो, हो सकता है मेरी नीयत थोड़ी बहुत भर जाए। तैयार होकर नीचे आ जाइएगा, मैं कुछ देर अम्मी जान के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसी कोशिश करने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम मेरे आने से पहले नीचे गई ना तो सोच लो, लिपस्टिक दोबारा से भी लगानी पड़ सकती है। रोमान शाह मीरब को धमकी देकर आराम से फ्रेश हो रहा था। उसे पता था मीरब नीचे जाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। रोमान शाह टॉवल से सर पहुंचते हुए रूम में आया तो मीरब सामने ही खड़ी हुई अपनी लिपस्टिक को दोबारा से रिफ्रेश करके लगा चुकी थी। होठों को एक दूसरे से मिलाते हुए ड्रेसिंग के मिरर में देखकर लिपस्टिक को बिल्कुल ठीक कर रही थी। मीरब को अपने मेकअप में सबसे ज्यादा लिपस्टिक पसंद थी, इसलिए वो लिपस्टिक लगाने पर बहुत मेहनत करती और बार बार उसे मिरर में देखकर खुद ही ओके और नो ओके का साइन देती रहती, जो कि वो इस वक्त भी कर रही थी। ये जो तुम अपने होठों को एक दूसरे से किसियां कर करके लिपस्टिक ठीक करती हो, अगर ये तुम मुझसे करवा लो तो मैं भी खुश और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। टॉवल को गले में डाले हुए वॉशरूम से निकलकर मीरब पर जो नजर पड़ी, अपनी मीरब को देखकर हमेशा बहकने वाला रोमान शाह जिस टोन में वॉशरूम के अंदर गया, उसी रोमांटिक टोन में ही बाहर आते ही मीरब के पेट पर हाथ बांधे पुष्ट उसकी अपनी छाती से लगाकर सामने मिरर में देखते हुए उसकी लिपस्टिक में उसकी हेल्प करने का तरीका उसे बता रहा था। शाह, मैं अपने होठों को किसियां नहीं करती, मैं अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। रोमान शाह के जोक पर मीरब शर्मिंदा सी होते हुए मुस्कुरा दी। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें मेरे होते हुए खुद से मेहनत करने की क्या जरूरत है। लाओ, मैं लिपस्टिक ठीक कर देता हूँ। उसकी ठोड़ी पर हाथ रखते उसका चेहरा थोड़ा सा पीछे की जानिब घुमाकर अपने लब उसकी पंखड़ियों पर रखते हुए अपने इरादे में कामयाब होने ही वाला था कि मीरब ने चालाकी से उसे पीछे धकेलकर खुद की लिपस्टिक की हिफाजत की। जाने शाह, तुम बहुत चालाक हो गई हो, वापस आओ। शाह उंगली का इशारा करते हुए वापस अपने पास बुला रहा था। गले में टॉवल डाले हुए कसरती सीने पर पानी की बूंदें और उफ उसके माथे पर बिखरे हुए उसके डार्क ब्राउन गीले बाल दुश्मन जान आम की हालत में भी कहर ढाता था। वो इस वक्त इतने जाज़िबे नजर लग रहा था कि अगर मीरब को अपनी लिपस्टिक का ख्याल ना होता तो वो कभी भी इस वक्त अपने शाह से दूर होने का सोच भी न सोचती। मगर उसे पता था कि नजदीक होने का मतलब है कि शाह बिना उसकी मेहनत का ख्याल किए उसकी लिपस्टिक का बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए मीरब शाह की पकड़ से भागकर दूर जाकर खड़ी हुई, बच जाने पर मुस्कुरा रही थी। नो नो शाह, प्लीज अब नहीं, आप तैयार हो जाएं। मैंने बहुत मुश्किल से वापस लिपस्टिक के शेड ढूंढकर इतनी मेहनत से अपनी लिपस्टिक ठीक की है। मीरब शाह के उड़ते हुए कदम अपनी जानिब देखकर हाथ के इशारे से मिन्नत को अंदाज से बोल रही थी। जाने शाह, मेरी आदत नहीं है यूं हर किसी पर मर मिटने की, पर तुझे देखकर दिल तो मुझे सोचने तक की मोहलत भी नहीं देता। मैं क्या करूं? वो कदम बढ़ाता हुआ मीरब के जानिब आ रहा था। मीरब अपने दोनों हाथ अपनी पंखड़ियों पर रखे हुए दीवार से लगी नफी में सर को हिला रही थी। उसे सिर्फ इस वक्त शाह से अपनी लिपस्टिक बचानी थी। अब देखते हैं कि मीरब किस हद तक कामयाब होती है। जाने शाह, बहुत गलत बात है, सिर्फ दिल का हकदार बनाया था तुम्हें, हद हो गई, तुमने तो जान भी ले ली है मेरी। अब इन अदाओं से अपने शाह को मारने का इरादा है। दीवार पर उसके दोनों जानिब हाथ रखे हुए उसे गहरी नजरों से देखते हुए लब उसके माथे पर अकीदत से रखकर वापस सीधा हो गया। हाथ हटाओ, मुझे लिपस्टिक का कलर देखना है। शाह प्लीज, अब अगर आपने मेरी लिपस्टिक खराब की तो मैं सच में दोबारा से ठीक नहीं करूंगी, इसी हालत में आपके साथ जाऊंगी।
मीरब ने अपने हाथ हटाते हुए शाह को धमकी दी, क्योंकि उसे पता था कि हाथ तो उसे हर सूरत में हटाने पड़ेंगे। उसका शाह जब किसी जिद पर अड़ जाए तो जब तक वो जिद को पूरा नहीं कर ले उसे सुकून नहीं मिलता। लाइक इट। अपने शाह को धमकी दे रही हो। उसके लिपस्टिक से सजे हुए होंठों को देख शाह का दिल सच में फिर से बेईमान तो हो रहा था, मगर ये भी सच था कि इस वक्त मीरब की रो देने वाली शक्ल को देखकर शाह अपने आवारा दिल को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब शाह इसमें किस हद तक कामयाब होता है देख लेते हैं। एक शर्त पर तुम्हारे लिपस्टिक को मुझसे बचाया जा सकता है। दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए मुस्कुराए हुए अंदाज से बोला। शाह, मैं आपकी ना कोई भी शर्त नहीं मानने वाली। मीरब को पता था कि इस शाह की शर्तें बहुत कड़ी होती हैं, इसलिए उसने फौरन से पहले ही मना कर दिया। तो ठीक है, फिर मैं भी जो करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो। शाह उसके चेहरे पर झुकने लगा। मीरब खुद को बचाने के लिए शाह के सीने पर हाथ रखते हुए मुंह से बचाने वाली आवाजें निकालने लगी। ऐसे करके तुम खुद को बचा लोगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरी जान बहुत गलत लगता है। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अभी मुझे मेरी मनपसंद किस्त दे दो या फिर मेरी शर्त मान लो। वो मीरब की हालत देखकर महजूज होकर उसे तंग करने पर तुला हुआ था। हालांकि वो मेहंदी के रिसेप्शन में जाने के लिए लेट हो रहे थे, मगर शाह को इस वक्त मीरब को तंग करना था, और वो जब ऐसे मूड में होता तो फिर उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती थी। ओके डन, आपकी जो भी शर्त है आप वो मुझे रिसेप्शन से वापस आकर बताना, मैं पूरी कर दूंगी। मगर इस वक्त प्लीज शाह आप तैयार हो जाए, वरना मैं रोने लगूंगी और मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। सोच लो, अगर तुमने इस शर्त से मुकरी तो नताज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मीरब की हालत इस वक्त उसने अपनी धमकी से काबिल रहम कर रखी थी, जिसे देखकर शाह का दिल इस वक्त शाह का दिल आशश कर रहा था। शाह, नहीं मुकरूंगी, प्लीज तैयार हो जाए ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेहंदी की रिसेप्शन में जाने के लिए। ओके डन, चलो आओ मुझे रेडी करवाओ। पीछे हटते हुए भी शाह ने अपने लब उसकी पंखड़ी से टच करते हुए अपने दिल की बेकरारी को थोड़ा सा राहत बख्शने की पूरी कोशिश की थी। मीरब नफी से सर को हिलाते हुए रह गई। सारा जुर्म ए मुखलिस अखियां दा, जिन्ना जालम सज्जन पसंद कीते, साडी जान नूं सूली उत्ते टंग, ओ कहंदे असां जुल्म कीते। उफ शाह, आपकी खालिद पंजाबी मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ती। पता नहीं आप क्या क्या बोल जाते हैं। यानी शाह, जब आपकी शाह की मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो फिर शाह को तो चर्च से सिर्फ अपनी जुबान में ही अपनी मोहब्बत का इजहार करने में आता है। तो अब तुम कोशिश करो कि तुम अपने शाह की पंजाबी थोड़ी बहुत सीख ही लो। तो उसके कांधों पर हाथ रखे हुए बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोला। शाह, पंजाबी बहुत मुश्किल है, मुझे इसके वर्ड समझ में नहीं आते। मीरब ने मुंह बसूरते हुए कहा। तो ठीक है, फिर शाह की फीलिंग उसकी जुबान में समझने की कोशिश कर लिया करो, वो तो समझ में आती है मेरी चालाक बीवी को। वो नीचे झुककर गाल पर अपने लब रखकर फिर तो मोहब्बत की एक मोहर सख्त कर गया था। उसको उठा ले, ये सिर्फ मेरी जान खाने के लिए रखा हुआ है। अहमद बाहर गार्डन में बैठा हुआ था जब महक फोन लेकर आग भगोला कर बाहर आई थी, क्योंकि उसका फोन कब से बज रहा था, जिस पर शाहजेब की कॉल आ रही थी। और महक को अहमद घर के अंदर कहीं नजर नहीं आया तो वो ढूंढते हुए वो बाहर गार्डन में आई थी। और उसके ख्याल से इस वक्त उसने बहुत मुशक्कत भरा काम किया था, जिसकी वजह से वो आग बनकर अहमद पर बरस रही थी। बेबी, तुम्हारी जान खाने के लिए मैं काफी हूँ। इस तरह की जिम्मेदारियां मैं इन बेजान चीजों पर नहीं डालता। ये जिम्मेदारी तो मैं बहुत अच्छी तरह से निभा सकता हूँ। अहमद पर खाक महक के गुस्से का असर अहमद पर खाक भी महक के गुस्से का असर नहीं हुआ था। अब तो महक का यूं बात बात पर तिल मिलाना अहमद को मजा देने लगा था। अभी तो वो महक को और भी तंग करने के मूड में था, मगर शाहजेब की आती हुई कॉल को सुनने के लिए वो फोन ऑन कर चुका था, जबकि महक अहमद की जानिब घूरते हुए पांव पटकती वापस चली गई। जी जनाब। डॉक्टर साहब, आज अपनी मेहंदी वाले दिन अपनी होने वाली बीवी को कॉल करने के बजाय इस गरीब यार की याद कैसे आ गई? अहमद ने फोन कॉल उठाते ही अपने मस्त जोक छोड़ा शाहजेब के लिए, क्योंकि मेरे यार गरीब नहीं बेगैरत है। अगर गरीब होते तो कोई बात नहीं थी। तुम दोनों को इतनी शर्म नहीं कि मेहंदी के रिसेप्शन में मेहमानों की तरह नहीं आओ, बल्कि तुम लोगों को टाइम पे पहुंच जाना चाहिए था तुम दोनों को। मगर तुम दोनों इस वक्त अपनी बीवियों के पल्लू में बंधे हुए अपने घरों पर बैठे हो, और लानत है तुम दोनों की यारी पर। और अब तुम दोनों को आने की कोई जरूरत नहीं है, दफा हो, अपने अपने घरों पर रहो। तुम मेरी दोनों भाभियों को भेज दो, तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। शाहजेब जो इस वक्त इनके लेट होने पर गुस्से से भरा हुआ था, अहमद के जॉब पर उसने अपनी सारी भड़ास उसी पर निकाल दी। यार, बस कुछ देर में निकल रहे हैं, क्यों मुंह से आग की गोले बरसा रहे हो? मुंह से इतनी आग मत बरसाओ कि हमारी होने वाली बेचारी भाभी भी डर जाए। अहमद को एहसास था कि वो लोग लेट होकर शाहजेब के गुस्से को भड़का चुके हैं, मगर इस वक्त वो उसे कूल करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम महक भाभी को तैयार करके भेज दो, मैं जरा दूसरे की खबर ले लूं, और तुम दोनों मत आना, अगर आए तो मैं टांगे तोड़ दूंगा।
शाहजेब बहुत कम गुस्से में आता था। इस वक्त वो सच में गुस्से में बोलकर टक से फोन बंद कर चुका था। शाहजेब को इस कदर गुस्से में देखकर अहमद फौरन से लाउंज से उठता हुआ रूम की जानिब जा रहा था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि मामला काफी संगीन हो गया। शाहजेब को सच में दोनों पर बहुत गुस्सा है, जो कि होना भी चाहिए था। सर, आपसे गांव के किसान मिलना चाहते हैं, कांस्टेबल अली ने आकर शामिर को बताया, जो इस वक्त एक जरूरी फाइल लैपटॉप पर चेक कर रहा था। हाँ, भेज दो। शामिर हालांकि इस वक्त बहुत ही ज़रूरी फाइल चेक कर रहा था, मगर उसके लिए गरीबों की हमदर्दी और इनको स्पेशल फील करवाने से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं था। शामिर गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम देने वाला ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। उसने फ़ौरन से लैपटॉप बंद करते हुए किसानों को अंदर बुलाने को कहा। कांस्टेबल सैल्यूट मारते हुए बाहर निकल गया। सलाम साहब जी, सलाम साहब जी। सब किसानों ने बारी बारी शामिर से हाथ मिलाते हुए मोहब्बाना अंदाज से सलाम कहा। शामिर ने सबको बाइज़्ज़त तरीके से कुर्सियों पर बैठने को कहा। ठीक हो आप सब लोग, कोई मसला तो नहीं? साहब जी, आपके आने से सब मसले हल हो गए। सब मसले हल हो गए ने। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ कोई मसला नहीं। किसान बहुत खुश थे और इनकी खुशी इन सब के चेहरों पर नजर आ रही थी। वह सब किसान एसीपी शामिर और इसकी बीवी को गांव में होने वाले सालाना मेले में शिरकत के लिए मदु करने आए थे। शामिर ने उनका दिल रखने के लिए हामी भर ली, क्योंकि शामिर को पर्सनल मीरा को इस तरह के फंक्शन में लेकर जाना पसंद नहीं था, मगर यहाँ बात गांव वालों का दिल रखने की थी, तो इसने आराम से हामी भर ली और आने का वादा कर लिया। किसान शामिर आने का सुनकर बहुत खुशी खुशी सलाम करके जा चुके थे। शामिर वापस लैपटॉप पर अपनी फाइल चेक करने लग गया। अम्मा, आप तैयार हैं तो मैं गाड़ी निकलवाऊं? जी बेटा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तुम जाकर बहू बेगम को देखो कि वो तैयार है कि नहीं। अहमद की माँ अपने कांधों पर वाइट दुपट्टा ओढ़ रही थी। जी जी अम्मा, मैं महक को लेकर आ रहा हूँ, अपनी अम्मा से कहकर अपने रूम की जानिब चल दिया। अहमद रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो महक तैयार होकर अपना वॉलेट उठा रही थी। मुझे कपड़े पहनकर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। अहमद ने नागवारी से महक पर नज़र डालते हुए कहा, जो इस वक्त चूड़ीदार पजामे के साथ घुटनों से ऊपर स्लीवलेस कुर्ती पहनकर एक कांधे पर दुपट्टा डालकर खड़ी हुई थी। उसकी टाइट कुर्ती से उसका सिरापा वाज़ेह नजर आ रहा था। अहमद को देखते ही महक पर बहुत गुस्सा आया था, जो उसने इस तरह की चीप ड्रेसिंग कर रखी थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरी ड्रेसिंग में? क्यों मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? मैं खुद को शीशे में नहारते हुए बोली, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, और प्लीज़ ये जाहिल मर्दों की तरह मेरे कपड़ों पर तनकीद मत करना। जो अपनी बीवी के इस तरह के लिबास पर तनकीद करते हैं वो जाहिल नहीं, गैरतमंद होते हैं, और मैं इतने बेगैरत नहीं कि तुम्हें इस तरह की ड्रेसिंग करवा कर नुमाइश के लिए ले जाऊं। और मुझसे ये तू करके बात करना बंद करो। शोहर तुम्हारा तमीज़ के दायरे में रहा करो। डीप गले और स्लीवलेस तंग कुर्ती को देखकर तो अहमर की गुस्से से नसें तन गई थी। अहमर की जगह कोई भी गैरतमंद शोहर होता तो शायद वो इसी तरह का रिएक्ट करता, क्योंकि महक के कपड़े वाकई नाजेब लग रहे थे। स्लीवलेस कुर्ती, डीप गला, फुल फिटिंग जो इसके अंग अंग को नुमाया कर रही थी, और नीचे पहना हुआ चूड़ीदार पजामा जो उसकी टांगों की नुमाइश कर रहा था। उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल भी किसी शरीफ घराने की औरतों जैसी नहीं थी। देखो तुम, आप आज के बाद मुझे आप कहकर मुखातिब करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को बीच में काटते हुए, उसकी कलाई को मरोड़ते हुए, उसकी कमर पर रखकर पिन करते हुए बोला। उसके गुस्से से लाल आंखें और दांतों तले चबा चबा कर बोलते हुए लफ्जों से महक को खौफ था महसूस होने लगा था। अहमद ने इतनी सख्ती से उसकी कलाई मरोड़ कर पीछे की जानिब कमर पर पिन की थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसकी कलाई में शदीद दर्द हो रहा था। तुमने मुझसे निकाह से मुझे इस तरह बात बात पर टॉर्चर करने के लिए किया है? कलाई को छुड़ाने की बेजा कोशिश करते हुए जी पलकों से बोली, निकाह तो तुम्हें इज्जत और प्यार से रखने के लिए किया है, और अब भी तुमसे प्यार ही करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा प्यार रास कहाँ आता है? तुम मुझे जानबूझकर इस तरह के मौके फराहम करती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का गंदा बिहेवियर रखूँ। उसकी बीवी की भीगी पलकों से फिसल कर उसकी गालों पर आते हुए आंसू को देखकर अहमद ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए छोड़ दिया। सॉरी। उसके गालों पर आए हुए आंसू को नरमी से अपने हाथों से पहुँचते हुए अहमद ने उसे सॉरी कहा, मगर इस वक्त अहमद की तवक्को के खिलाफ महक ने कोई भी बदतमीजी वाला जुमला नहीं कहा। जाकर चेंज करो प्लीज़ महक, आज के बाद इस तरह की ड्रेसिंग मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह के कपड़े। अहमद ने नरमी से उसे समझाया। महक सर को हिलाते हुए कपड़े अपने लिए 3-4 ड्रेसें निकाल कर ले आई और बेड पर रख दिए। अहमद ने हैरानी से महक की जानब देखा, क्योंकि ये तो कोई मौजूदा था कि वो चुपचाप ड्रेस चेंज करने के लिए भी मान गई, और ड्रेसेस बेड पर लाकर इशारों से पूछा कि इनमें से कौन से पहने? मुझसे पूछ रही हो कि मैं ड्रेस सेलेक्ट करूं? अहमद ने हैरानगी से महक की जानिब देखते हुए पूछा कि उसे कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह के ड्रेस आपको किस तरह की ड्रेसिंग पसंद है। महक अहमद की आप वाली बात को सीरियस लेते हुए खुद ही तुमसे आप पर आ गई थी।
اور پلیز آپ وہاں ریسیپشن پر میرے ساتھ اس طرح کا بہیو مت کرنا، میری بھی کوئی عزت ہے۔ ہائے صدقے جاؤں میں، یار اگر تم اتنے پیار سے میری بات مان جاؤ تو میں تو اکیلے میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح کا بہیو کبھی نہ کروں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا خود کے قریب کر کے اس کے چہرے پر ایک محبت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور مجھے یہ والی ڈریس بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میری بیوی یہ پہن کر بہت خوبصورت لگے گی۔ خوبصورت تو میری بیوی پہلے سے بہت ہے۔ ایک گرین کلر کی لانگ فراک جس پر گولڈن کلر کا خوبصورت اور نفیس کام تھا، دامن اور بازوؤں پر کیا ہوا تھا، اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے احمد نے اسے پہننے کو کہا۔ میں ایک ڈریس اٹھا کر واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ احمد اس بیہیویئر پر حیران تھا اور خوش بھی۔ احمد کو خود بھی مہک سے اس طرح کا بہیو کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر مہک اسے مجبور کر دیتی تھی۔ مگر مہک کا یہ تھوڑا سا بدلاؤ بھی احمد کو بے حد خوشی دے رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ ایک روشنی نظر آنے لگی تھی کہ شاید مہک بہت جلد بدل جائے گی اور اس کے پیار میں لگنے لگے گی۔ اب یہ امید تھی یا وہم، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ویلکم بھابھی، ویلکم امی جان۔ میرب اور رومان کی ماں کا شاہزیب نے ویلکم بہت خوش دلی سے کیا تھا، جبکہ رومان کو اس طرح سے نظر انداز کیا جیسے وہ منظر عام پر اسے نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ تھوڑا دوری پر کھڑا ہوا احمد رومان شاہ کی حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا، کیونکہ شاہزیب نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ ویلکم صرف احمد کی اماں اور مہک کا کیا گیا تھا۔ یار اس کا پارا تو کافی ہائی ہے، شاہزیب میرب اور امی جان نے لے کر چلا گیا۔ رومان شاہ وہیں اس کا منہ تکتے رہ گیا تھا کہ یہ کیا کر کے گیا ہے۔ یار اس کا پارا تو کافی ہائی ہے، رومان شاہ نے احمد کے پاس آ کر کہا۔ ہاں جی، میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے۔ استقبال صرف اس نے اپنی بھابھی اور اماں جی کا کیا ہے، مجھے یوں ہی دروازے پر چھوڑ کر کمینہ چلا گیا تھا۔ میں تو خود ہی ڈیٹھوں کی طرح اندر آیا ہوں۔ ویسے کمینہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ رومان شاہ نے اسے اسٹیج پر ہما کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر کمنٹ پاس کیا تھا۔ فل کاٹن کا وائٹ کلر کا سوٹ جس پر گرین کلر کی ہما کے ساتھ میچنگ کرتی میچنگ کرتی ہوئی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہما بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فل گرین کلر کا شرارہ اور کرتی پہنے ہوئے، ہاتھوں میں گیندے اور گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنے ہوئے تھے۔ پھولوں سے بنی ہوئی جولری میں وہ خود بھی ایک پھول ہی لگ رہی تھی۔ بالکل لائٹ میک اپ میں اس کا گورا رنگ بے حد کھلا کھلا شفاف لگ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر ایک سے دوسرا بندہ یہی کمنٹ پاس کر رہا تھا، چل ہمارا تو یار ہے اس لیے اسے منانا تو پڑے گا، اور اس کی ناراضگی جائز ہے، ہم دونوں لیٹ تو واقعی ہو گئے ہیں۔ احمد نے غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے رومان شاہ سے کہا۔ دونوں اسٹیج کی جانب چل دیے۔ کیسی ہو مہک؟ مہک جو میرب کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، میرب نے خود سے پہل کرتے ہوئے مہک کا حال چال پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ مہک نے اوور ایکسائٹمنٹ میں میرب کے اگلے سوال پوچھے بنا ہی خود سے ہی سب کچھ بیان کر دیا۔ شاید وہ میرب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور احمد اسے بہت پیار کرتا ہے۔ مہک، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم احمد بھائی کے ساتھ بہت خوش ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ مہک اسے کیسے بتاتی کہ وہ احمد کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے، مگر رومان شاہ کی محبت اسے سکون نہیں لینے دیتی۔ وہ جب بھی اپنا ایک قدم احمد کی جانب بڑھاتی ہے، اس نے جو رومان شاہ سے ٹوٹ کر محبت کی، وہ راستے میں حائل ہو کر اسے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ جیسے وہ اس وقت بھی گھر سے احمد کے ساتھ یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ سب کو اپنے بیچ میں سب کچھ نارمل ہی دکھائے گی، مگر یہاں پر جیسے اس کی نظر رومان شاہ پر پڑی، مہک کا دل اس کی طرف ہی مائل ہو رہا تھا، جو اس وقت فل بلیک سوٹ پہنے ہوئے مارنے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ فل بلیک سوٹ میں اس کا دمکتا ہوا گورا گلابی چہرہ کالے بالوں میں چودھویں کا چاند لگ رہا کالے بادلوں میں چودھویں کا چاند لگ رہا تھا۔ ظالم کے گال پر گہرے ڈمپل جو اس کی گہری بھیڑ کے باوجود بھی ذرا سے مسکرانے پر صاف نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں مہندی کی پوری رسم میں اس نے اپنی نظریں کتنی زبردستی سے رومان شاہ پر پڑنے سے روک رکھی تھی۔ مہک اب دل سے یہ چاہتی تھی کہ رومان شاہ کو اس نظر سے نہ دیکھے، کیونکہ احمد اس کا شوہر تھا، اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اب اس کا رومان شاہ کو یوں دیکھنا غلط ہے۔ مہک لاکھ بری تھی ہی مگر بد کردار کبھی نہیں تھی، مگر دیکھنے والے ایسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ مہک کا تو اس کے ساتھ ایک دل والا کنیکشن تھا، یہاں پر تو ان نون لڑکیاں اس پر ایک نظر ڈالے بنا نہیں رہ پا رہی تھیں، کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہی اتنی جاذب نظر تھی کہ کمزور دل والوں کی جان تک نکالنے کا ہنر رکھتا تھا۔ مہندی کی رسم کو دھوم دھام سے نبھاتے ہوئے فنکشن اپنے اختتام کو پہنچنے لگا تھا۔ اب کھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مگر شاہزیب اب بھی اتنا منہ پھلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ رومان شاہ اور احمد نے بڑی مشکل سے منت و سماجت کر کے اسے راضی کیا تھا، مگر شکر ہے کہ ان کی صلح ہو چکی تھی۔ اب سب لوگ اپنی گاڑیوں کی طرف آنے لگے تھے، ہال خالی ہونے لگا تھا۔ احمد اور شاہزیب بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں روانہ ہو گئے تھے۔ شامیر مرحا کو لے کر میلے میں آیا، جہاں پر گاؤں والوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ گاؤں والے بہت خوش تھے شامیر اور مرحا کو
मेले में देखकर। एक साइड पर झूले लगे हुए थे जहाँ पर गांव के बच्चे और लड़कियां बहुत एंजॉय कर रहे थे। पास ही मशीन से कटर कटर की आती आवाज़ जहाँ पर आइसक्रीम वाला बना रहा था। बच्चे इसके इर्द गिर्द खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मिरहा शामिर का हाथ पकड़े हुए बहुत दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। मिरहा ने कांधे पर चादर डाल रखी थी और सर पर अपनी सूट के साथ का बारीक दुपट्टा स्कार्फ की सूरत में लपेटा हुआ था। शामिर को इसका यूं खुद को कवर करके निकलना बहुत अच्छा लगता था। गांव वालों ने एसीपी साहब को इनकी बीवी के साथ घूमने फिरने की फुल आज़ादी दे रखी थी। वो इनके पीछे पीछे नहीं घूम रहे थे, बल्कि शामिर मिरहा को लेकर आराम से मेला दिखा रहा था। मिरहा के चेहरे पर खुशी देखकर शामिर को अच्छा लग रहा था कि वो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मीर, मुझे भी झूलों में बैठना है। मिरहा ने शामिर का हाथ पकड़ते हुए अपनी फरमाइश दायर की। हाँ बैठ जाओ, आओ मैं बैठाता हूँ। कौन सा झूले पर बैठना है? मीर, मुझे अकेले नहीं आपके साथ बैठना है। मिरहा की इस फरमाइश पर शामिर ने हैरानी वाली नज़रों से मिरहा की जानिब देखा, क्योंकि शामिर को झूले वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थे और ना ही वो अपनी इस पर्सनैलिटी के साथ झूलों पर बैठना चाहता था। मिरहा, तुम बैठ जाओ, मैं कभी भी झूलों पर नहीं बैठा, ना ही मुझे पसंद है। और यार वैसे भी कितना फ़नी लगेगा कि एसी भी झूले में बैठा हुआ है। शामिर उसके साथ साथ चलते हुए झूलों के करीब आ गया। आप भी मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैंने तुम्हें बैठने से तो मना नहीं किया। मिरहा का उदास चेहरा देखकर शामिर ने उसे देखते हुए प्यार से कहा। अमीर, मुझे अकेले नहीं बैठना, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं जब भी झूलों में बैठती थी तो रुमान भाई हमेशा मेरे साथ बैठते थे। उनको भी झूलों में बैठना पसंद नहीं, मगर वो मेरी खातिर बैठ जाते थे। अब तो मिरहा ने शामिर की दुखती रग पर हाथ रखा था, क्योंकि इसी की बात का मतलब शामिर ने यही निकाला कि रुमान शाह उसका ज़्यादा इससे इससे ज़्यादा उसका ख्याल रखता था। मैं भी बैठ जाता हूँ, ज़्यादा अपने भाई के तारीफ के झंडे गाड़ने की ज़रूरत नहीं। मिरहा के अंदाजे के मुताबिक मीर फौरन से मान गया था। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि रुमान ना तो खुद झूलों पर बैठता था और ना ही मिरहा को बैठने देता था। मगर अब मिरहा को पता था कि मीर को जब कोई बात मनवानी होती थी, अगर वो अपने भाई का हवाला देती है तो वो उसके भाई से जेलस होता हुआ उसका काम कर देता है। जैसे कि उस वक्त वो झूले में बैठने के लिए तैयार हो चुका था। शमीर झूले की 2 टिकट ली। टिकट वाला शमीर से पैसे नहीं ले रहा था। शमीर ने उसे ज़बरदस्ती दिए। उसे ये नहीं पसंद था कि अपने दबदबा दिखाना या खुद को पावरफुल दिखाकर गरीबों का हक छीना। यहाँ तक कि पैसों के हवाले से गांव वाले अपनी खुशी से भी अगर शामिर के लिए कुछ करना चाहते तो शामिर उनकी बड़ी मोहब्बत से मना कर देता। जैसे इस वक्त उसने ज़बरदस्ती टिकट वाले को पैसे देकर 2 टिकटें ली थी। चलिए मैडम, पता नहीं अपनी मोहब्बत मुझसे क्या क्या करवाओगी, अपनी मोहब्बत में मुझसे क्या क्या करवाओगी लड़की। शामिर ने हंसते हुए मीरा का हाथ पकड़कर झूले की जाने बढ़ा और मीरा को पहले झूले में बिठा कर बाद में वो खुद बैठा था। झूला फुल भरने के बाद जब चला तो मेरा झूला तेज होने से डर कर आंखें बंद किए हुए शामिर के सीने के साथ चिपकती हुई इसके ऊपर गिरी हुई थी। मेरी जान, ये अब तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। मेरी सांसों से ज़्यादा करीब होकर क्या एसीपी का सबर आजमाना चाहती हो? मेरी जान, मुझे इतना मत बहकाओ कि मैं बहक कर ऐसा कुछ कर जाऊं कि लोग मेला छोड़कर हमें देखने लगें। मिरहा के कान में शामिर सरगोशी करते हुए कह रहा था। उसका एक हाथ मिरहा के कांधे पर था। उसे पता था कि मिरहा सच में डर रही है। उसका हाथ मीरा के कांधे पर था। उसे पता था कि मीरा सच में डर रही है, मगर ये भी सच था कि वो झूले में शामिर के इतने नज़दीक थी कि उसकी सांसें शामिर अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। शामिर का दिल बेवक्त धड़कनों की माला जप रहा था। अमीर, चुप करके बैठे रहे। मुझे डर लग रहा है, मगर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा हक गौर कस के करो मुझे। शामिर उसके कान में सरगोशी करते हुए अपनी अनाबी लबों तले मुस्कुरा रहा था। मीरा, आपको शर्म नहीं आती? कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। मेरा उसके सीने में सर छिपाए हुए आहिस्ता आहिस्ता से धमकियां देकर शामिर को चुप करवा रही थी। लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? यूं खुले में एसीपी के इतने नज़दीक होकर उसका सबर चेक करते हुए शामिर भी सरगोशियां करते हुए मिरहा को तंग कर किए जा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके झूला रुका तो मिरहा ने चेहरा ऊपर उठाकर मीर की आंखों की तरफ देखा। शामिर ने मेले से मिरहा को शॉपिंग करवाई और गाँव के खानों से भी लुत्फानंदोज करवाया। शामिर और मिरहा ने काफ़ी मेले में आकर बहुत इंजॉय किया था। हुमा काफ़ी गहरी नींद में थी जब उसका फ़ोन बज रहा था। मेहंदी की रिसेप्शन में वो काफ़ी थक गई थी। अभी वो अपने रूम में गहरी नींद में सो रही थी। शिजा और बाकी की कज़न भी इसी के कमरे में मैट्रेस डाले हुए सो रही थी। रात के तकरीबन 3 बजे की मोबाइल स्क्रीन पर डॉक्टर शाहदेव का नंबर जगमगाता हुआ देखकर हुम्मा ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो मदम सी रोशनी में उसने देखा तकरीबन सभी सो रही थी। हुम्मा ने फ़ोन काटते हुए जल्दी से शाहदेव को मैसेज किया, आप इतनी रात का फ़ोन क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है तुमसे बात करने के लिए। ये कोई टाइम है डॉक्टर साहब बात करने का? क्यों इस वक्त फ़ोन या सिम वालों के ऑर्डर्स हैं कि फ़ोन नहीं किया जा सकता?
मगर इस वक्त मेरे रूम में बहुत सारे लोग सो रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तुमसे बात करनी है। डॉक्टर साहब, आप दिल के डॉक्टर हैं, एक रात के लिए अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोशिश की थी मगर इस दिल के डॉक्टर थे, उसका दिल नहीं संभल रहा। मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती। आप तो कुछ घंटों की रात बाकी है, इंतज़ार करें। कल से जितनी भी बातें करनी हो वो जमा करके रख लीजिएगा। अगर कहूँ कि ये चंद घंटों की रात नहीं गुजर रही तो? डॉक्टर साहब प्लीज़, मैं नहीं बात कर सकती, इस वक्त सब सो रहे हैं। ठीक है, आज की रात अपनी मनमानियाँ कर लो। डॉक्टर साहिबा, आपको कल से तो मेरे ही हाथ में आना है, फिर तो आपके दिन भी मेरे और आपकी रातें भी मेरी होंगी। तरपाल हैं, एक रात और अपनी आवाज़ तक नहीं सुना रही। वो दोनों मैसेज टाइपिंग पर ही बात कर रहे थे। हुमा ने मुस्कुराते हुए गुड नाइट का आखिरी मैसेज छोड़कर फ़ोन रख दिया। शाहदेव की बातों से हुमा की नींद तो उड़ चुकी थी, उसका दिल करके पसलियाँ तोड़ के बाहर आने को तैयार था। इतनी खुशी थी कि शादी से पहले ही शाहदेव ने उसे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया है। एक लड़की के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। कल की सुबह उसकी ज़िंदगी में उसके मनपसंद शख्स को लाने वाली थी। कल की सुबह बेहद हसीन थी। कल का दिन वो दिन था जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है, और अगर लड़की को उसका मनपसंद शख्स मिले तो वो लड़की खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब समझती है। तुम अपनी जगह पर आराम से नहीं लेट सकते? कहा था ना कि आप कहकर मुखातिब किया करो। प्लीज़, आप अपनी जगह पर आराम से क्यों नहीं लेटे रह सकते? लफ्ज़ों को चबाते हुए कहा। मैं तो अपनी जगह पर आराम से ही लेटा हूँ, तुम ही मेरे साथ चिपकी हुई हो। अहमद जो महक की कमर में हाथ डालकर जानबूझकर उसे अपने साथ चिपकाए हुए था। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके साथ चिपकने का, छोड़े मुझे। अपनी कमर से अमर का हाथ हटाते हुए बोली। मगर मुझे तो बहुत शौक़ है तुम्हारे इस तरह दिलकश रनाइयों से भरे हुए वजूद से लिपटने का। उसे खींचकर अपने साथ कसते हुए बाजुओं का दायरा और भी तंग कर चुका था। आज फिर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं मेरे साथ? नहीं, आज तुम्हारी इजाज़त से तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ, इतना करीब कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों में उतरती महसूस हों। महक की आवाज़ में उसके बालों में मुँह छुपाते हुए बोला। उस दिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया था, महक ने शिकायत की थी। जानता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ, मगर उस दिन महक तुमने भी जानबूझकर उकसाया था वो सब करने पर। मैं कसम से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारे अल्फाजों ने मुझे अंदर तक तड़पा दिया था। अहमद सच में शर्मिंदा था अपने उस दिन वाले रवैये से। एक शर्त पर माफ़ करूँगी। प्यार से कहोगे तो? शर्त क्या? अहमद अपनी जान भी दे देगा। उसकी गर्दन पर अपने लबों के हल्के हल्के लम्स छोड़ते हुए कह रहा था। आज के बाद आप मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे जब तक मेरी मर्जी शामिल नहीं हो। आप अपना हक इस्तेमाल करके मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कसम खाता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। कर दिया माफ़, मगर मेरी अभी एक और शर्त है। वो क्या? उसकी गर्दन से अपने लब उठाता वो उसकी आंखों में आंखें डालकर दूसरी शर्त पूछ रहा था। आज की रात मेरे कहने पर मुझसे दूर रहकर दिखाएं, ताकि मुझे यकीन आ जाए कि आप मेरे कहने पर रुक भी सकते हैं, तो फिर आपको माफ़ कर दूंगी। एक काम करो, तो मेरी जान ही क्यों नहीं ले लेती? मैंने कहा कि पता नहीं कौन सी शर्त रखने वाली है बेबी। बच्चे की जान पर तरस खाओ। अगर मुंह खोला ही है तो वो भी दूरी के लिए। मसनू गुस्सा दिखाते हुए उसकी शर्त मान चुका था। वो महक को शोहर होने का मान देना चाहता था और अपनी उस दिन की गलती का अदाला भी करना चाहता था। उसे महक की आंखों में इस वक्त सच्चाई नजर आ रही थी। थोड़ा सा करीब होकर सोने की इजाज़त है, या बोरियां बिस्तर उठाकर दूसरे रूम में चला जाऊं? नहीं सो सकते हैं, मगर आप भी तमीज़ के दायरे में रहकर सोएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। तुम्हारी तमीज़ की तो ऐसी की तैसी। आज की रात बस मैं अपनी गलती का अजाला करने के लिए तुम्हारी शर्त मान रहा हूँ, पर तुम्हारे तमीज़ के दायरे को तोड़कर मैं कैसे अंदर आता हूँ ये तो तुम कल देख लेना। आज पहली बार दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे। लगता था कि खुशियां दस्तक देने लगी थी। आज मीरब और माशा को एक साथ इतना खुश देखकर महक ने भी अपने दिल से यह अहद किया था कि वो भी अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देगी। चलो जली थी में ही सही, मगर महक ने कोई अच्छा फैसला तो किया। रोमान शाह ने करवट ली तो बेख्तियार उसका हाथ मीरब को अपने करीब करने के लिए उठा। वो मीरब को खुद से दूर करके सोता ही नहीं था, क्योंकि रोमान शाह को मीरब के साथ के बिना नींद नहीं आती थी। अपनी इसी आदत से मजबूर होकर वो मीरब को उसके मायके भी नहीं रुकने देता। सिर्फ दिन में जाकर रुकने की इजाज़त थी, वो भी जब ऑफिस में होता तो। और रात को रुकना मुकम्मल बैन था, क्योंकि मीरब के शाह के कहने के मुताबिक उसकी रातों पर सिर्फ और सिर्फ उसके शाह का हक है। वो अपने दलाइलों से हमेशा मीरब को चुप करवा लेता था। और कभी जब मीरब रात को शाह को गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसकी पकड़ से कुछ देर अपने सुकून के लिए से दूर हो भी जाती, तो रुमान शाह को जैसे ही आंख खुलती तो रुमान शाह उसे वापस खुद की पनाहों में ले लेता।
जैसे कि अभी रुमान शाह की आंख खुली तो उसे मीरब अपने करीब चाहिए थी। दुश्मन जान इतनी सख्ती से उस पर काबिज होकर सोता था कि मीरब को ऐसे मौके कम ही फराहम होते। रात को मेहंदी से लेट आने की वजह से आज उसकी आंख थोड़ी लेट ही खुली थी। बेख्तियार उसका हाथ मीरब की जानिब गया तो उसने महसूस किया कि मीरब बेड पर मौजूद नहीं है। नींद से भरी हुई आंखों को खोलते हुए रुमान शाह ने रूम में इधर से उधर नजरें दौड़ाई। एक लंबी सांस खींचते हुए तकिए पर सर रखकर सीधा होकर लेट गया। मीरब मीरब बेड ग्राउंड से सर लगाए हुए आंखें बंद किए मीरब को आवाज़ें दे रहा था। उसे लगा कि शायद वो वॉशरूम में है, इसलिए उसे आवाज़ें लगा रहा था, मगर कोई जवाब न मिलने पर वो उठकर बेड ग्राउंड से सर टिकाए हुए बैठ गया। उसे मीरब का अपने उठने से पहले कमरे से बाहर जाना जहर लगता था। उसे अपनी इस आदत से वो मीरब को तंग किए रखता था कि सोते वक्त भी मीरब उसे अपने पास और करीब चाहिए और जागने के बाद भी मीरब उसे अपने करीब चाहिए। उसे तो अपनी मर्जी से सांस तक नहीं लेने देता था जब वो उसके पास मौजूद होता था। मीरब के रूम में ना पाकर वो बेड से नीचे पाँव लटकाए हुए जूते पहन रहा था। वो रोज़ उठकर सबसे पहले अपनी अम्मी जान के कमरे में जाता था। आज भी इसी रूटीन से वो जूते पहनता वो अपनी अम्मी जान को मिलने के लिए गया। बहुत सारी दुआएं लेने के बाद उसने अपनी अम्मी जान से मीरब का पूछा, अम्मी जान मीरब मीरब जान मीरब मीरब कहाँ है? बेटा मेरे ख्याल से वो छत पर होगी, उसे परिंदों से बहुत लगाव है, वो इनको दाना वगैरह डालने गई होगी। मेरे रूम में आई थी, मुझे चाय देकर चली गई। सुनते ही रुमान शाह के तेवर खराब हुए, जिसको उसने अपनी अम्मी जान से छुपाते हुए बाहर का रुख लिया। वो वापस अपने रूम में आया। मीरब लगता है कि मेरी मोहब्बत की नरमी ने तुम्हें काफ़ी काफ़ी ना डर कर दिया है काफ़ी न डर कर दिया है। तुम्हें सख्ती दिखाने की ज़रूरत है। मेरी जान, मेरी नरमी का तुम कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हो। दांतों को पीसते हुए दिमाग में सोच रहा था। साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर मीरब का नंबर डायल किया। वो देख चुका था कि रूम में मीरब का मोबाइल नहीं है। उसे पता था कि उसकी चालाक बीवी फ़ोन साथ में लेकर गई होगी अपने शाह को कोई बहाना सुनाने के लिए। जानिशाह उस्तादों से उस्तादियाँ अच्छी नहीं होती। जानबूझकर क्यों अपनी छोटी सी जान को कड़े इम्तिहान में डाल लेती हो? नंबर डायल करते हुए उसकी चालाकी पर हल्का सा मुस्कुराया। मेरे बच्चे मुझसे उदास हो गए थे। मैं भी आपसे बहुत उदास हो जाती हूँ, मगर क्या करूँ, मुझे खड़ूस शाह से चोरी छुप के आप लोगों से मिलने आना पड़ता है। उनके पिंजरे में बड़ी मोहब्बत से दाना डाल रही थी, जैसे वो सच में उसके बच्चे हों। अगर इस अकड़ू को पता चल जाए तो वो बहुत गुस्सा करता है। खुद की जान पर तो मैं गुस्सा झेल लेती हूँ, मगर एक दिन आप लोगों को पता है कि शाह मुझे धमकी दे रहा था कि वो आप लोगों की मुंडियां मरोड़ देगा। मीरा परिंदों से इस तरह बातें कर रही थी जैसे वो उसकी जुबान को पूरी तरह से समझ रहे हों। आपको समझ नहीं आई कि मुंडियां किसे कहते हैं? मुझे भी शाह की जुबान समझ में नहीं आती। मुंडियों का मतलब होता है कि वो आप लोगों की गर्दनें तोड़ देगा। माना कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मगर प्यार की खातिर अब मैं आप लोगों की जान पर तो कोई रिस्क नहीं ले सकती ना। इसलिए आज मैं इनको सोता हुआ छोड़ चकमा देकर आप लोगों के पास आई हूँ। कभी अगर मैं लेट हो जाऊँ तो समझ जाया करो कि मैं मजबूर हूँ। आलती पालती मारकर बैठी हुई मीरा बड़े आराम से परिंदों से कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इस बात से बेखबर कि उसका मगरूर शहजादा पैर जली हुई बिल्ली की तरह गुस्से में इधर से उधर चलते हुए उसका नंबर डायल कर रहा है। अभी पता नहीं मीरा बेचारी के दिल की कितनी सारी बातें थीं जो वो अपने मासूम ऑस्ट्रेलियन तोतों के साथ करना चाहती थी। इससे पहले ही उसके पास पड़ा हुआ उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर रोमान शाह का नंबर देखकर मीरा की धड़कनें तेज हुई। उसे पता था कि उसका शाह उठ चुका है और उसे रूम में न पाकर उसका मूड किस कदर ख़राब हो सकता है। उसका अंदाज़ा तो वो छत पर बैठे हुए बिना देखे भी लगा सकती थी। जल्दी से फ़ोन ऑन करते हुए कान को लगाया। कहाँ हो? बिना तमीज़ बांधे हुए रोमान शाह की भारी और रौबदार आवाज़ मीरब के कानों से टकराई। आवाज़ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शाह का मूड इस वक्त बहुत ख़राब था। मीरब चाहे जितना मर्जी शाह की मोहब्बत की वजह से उसके सर पर चढ़ जाए, लेकिन शाह के गुस्से से मीरब की अब भी जान जाती थी, जैसे इस वक्त मीरब की जान पर बन गई थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैं वो अभी आती हूँ। मीरब को कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था। आ तो तुम जाओगी, तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं कि तुम मेरे पास आने से इनकार कर सको। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? सख्त लहजे से लफ्ज़ों को चबाते हुए कहा। शाह वो डर के मारे मीरब के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे। मीरब, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैंने पूछा तुम कहाँ हो, और रूम में आने से पहले जवाब देना लाजम है। अब की बार रोमान शाह की चीखती हुई आवाज़ उसकी कानों में पड़ी तो मीरब को अपने कदमों तले ज़मीन घूमती हुई दिखाई दे रही थी। शाह, मैं किचन में हूँ। शाह की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर मीरब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शाह को सच बताती कि वो इस वक्त अपने प्यारे तोतों के साथ बातें कर रही है। पक्का? मीरब, तुम किचन में हो? सोच लो।
आवाज़ में काफ़ी ठहराव था। जी बिल्कुल पक्का मैं किचन में हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ। गुड, अच्छा तो अब तुम इन परिंदों के इश्क में मुब्तला होकर मुझसे झूठ बोलना भी सीख गई हो। शाह की गर्म सांसों को मीरब ने अपनी जान की लू पर महसूस किया। वो दुबक कर पीछे को हुई। वो उसके पीछे उसके बेहद करीब खड़ा हुआ था। शाह आप कब आए? जब तुम किचन में खड़ी चाय बना रही थी। लफ्ज़ों में ठहराव और लहजे में इतनी हिद्दत थी कि मीरब अगर मौका मिलता तो यहाँ से भाग जाती। शाह मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, बस ये बात छुपाई है कि मैं छत पर हूँ। मिनमिनाते हुए अपनी सच्चाई का सबूत दे रही थी। मीरब तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन तुम खुद भी मेरे हाथों से ज़ाया होगी और तुम्हारे परिंदों का तो आज ही मैं बंदोबस्त करता हूँ। उससे पिंजरे की जानिब कदम उठाया। नो 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 शाह प्लीज़, इनको कुछ मत कीजिएगा। पिंजरों की जानिब शाह के उठते कदम देख मीरब ने शाह का हाथ थाम लिया। नफ़ी में सारे हिलाते हुए आंखों से अश्कबारी जारी हो चुकी थी। वो कैसे अपने मासूम परिंदों का कत्ल होते अपनी आंखों से देखती। इतनी मोहब्बत है इनसे तुम्हें कि इनके लिए अब तुम अपने आंसू ज़ाया करोगी। मीरब को ये रोते हुए देख शाह ने आंखें दिखाते हुए उसे रोने से मना किया। अपने हाथों से उसके के आंसू साफ करते हुए उसकी कलाई को थाम लिया। बड़े बड़े कदम उठाता हुआ सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगा। मीरब की कलाई उसके हाथ में थी तो मीरब भी बिना अपनी मर्जी के उसके पीछे भागती चली जा रही थी। रूम के अंदर दाखिल होते ही दरवाजे को शाह ने जोर से लात मारते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। मीरब को घुमाकर उसकी पुश्त दरवाजे से लगा दी। अपने एक हाथ में उसकी दोनों कलाइयों को उसकी कमर के पीछे पिन करते हुए दूसरे हाथ से उसके नाजुक से जबड़े को सख्ती से पकड़कर उसकी पंखड़ियों वाले होंठों पर गुस्से से झुकता चला गया। उसकी नाजुक सी पंखड़ियों को अपने आतिशी लबों में कैद किए हुए बेरहम बना खड़ा उसको एक एक सांस के लिए तड़पाते हुए पीछे हटने को तैयार न था। मीरब की कलाइयों में भी दर्द होने लगा था। इतनी जदोजहद के बाद भी वो अपनी दोनों कलाइयाँ उसके एक हाथ से छुड़वा नहीं सकी थी। अपनी सांसों के लिए तड़पते हुए मीरब ने अपने मुंह से बहुत मुश्किल आवाज़ निकाली। शाह को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसको सांस नहीं आ रहा। मीरब के लिए ये कुछ नया नहीं था। शाह अपना गुस्सा इसी तरह से मीरब पर उतारता था। जब वो उसकी कोई हुक्म अदूली करती तो वो भी इसी तरह बेरहम बनकर उसे एक एक सांस के लिए तड़पाता। इतना तड़पने के बाद भी वो अपनी पंखड़ियों को उसके आतिशी लबों से आज़ाद नहीं करवा सकी। वो पीछे हटा मगर अपनी मर्जी से। शाह आप कितने जालिम हैं, आपको मुझ पर तरस नहीं आता? लबों को आज़ादी पाते ही वीरब ने गुस्से से शाह की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर तरस आता है? जब तुम्हें मना किया है कि तुम इन परिंदों के पास नहीं जाओगी तो तुम्हें मेरी बात का असर क्यों नहीं होता? गुस्से से दांत उसकी ब्यूटी बोन पर रखते हुए दांतों की ज़रब लगाई तो मीरब के मुंह से सिसकी निकली। एक हाथ को आज़ादी मिलते ही मीरब ने शाह के सीने पर जोर देते हुए शाह को पीछे धकेलने की कोशिश की मगर शाह के नज़दीक ये भी गलत था। गुस्से से लाल आंखें ऊपर करते हुए उसकी जानिब देखा। मीरब समझ गई थी कि अब उसका मतलब क्या है, क्योंकि शाह को बिल्कुल पसंद नहीं था कि जब वो उसके नज़दीक हो और मीरब उसे यूं धकेल कर खुद से दूर करे। जालिम का प्यार भी उसी की तरह जानलेवा था। शाह मुझे दर्द हो रहा है, अपने हाथ को पीछे करते हुए उसकी आंखों का मफहूम समझ कर जवाब दिया। मुझे भी इतना ही दर्द होता है जब तुम मेरे से अपनी मोहब्बतें जाकर इन परिंदों पर निछावर करती है। तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करने का हक है। अपना सारा प्यार मुझ पर जाहिर किया करो। मैं अपनी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी सी बात तुम्हारी इस खोपड़ी में क्यों नहीं आती? उसकी कमर पर हाथ रखते हुए झटके से उसे अपने साथ लगाया। शाह वो बेजबान परिंदे हैं, कोई इंसान थोड़ी हैं जिसको मैं प्यार कर रही हूँ और आपको यूं गुस्सा आ रहा है? मिनमिनाते हुए मीरब ने जवाब दिया, वो परिंदे हैं इसीलिए उसे अंदाज से समझा रहा हूँ। अगर वो कोई इंसान हो तो मैं तुम्हारी जान ना ले लेता। मेरे सिवा तुम किसी और की तरफ देखो तो तुमसे पहले तो मैं उस शख्स की जान ले लूँगा। शायद मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा बेचारी हमेशा अपनी बातों में खुद ही फंस जाती थी। आज के बाद बिना मतलब भी मुझे इस तरह का एग्जाम्पल मत देना। मीरब को छोड़कर वो पीछे हुआ। शाह के लफ्ज़ों की सख्ती का अंदाज़ा होते ही मीरब ने पीछे हटते हुए शाह की कमर में दोनों हाथ डालकर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए खुद को उसके करीब कर लिया। सॉरी शाह, मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। मीरब तो मरकर भी आपके सिवा किसी और को देखना पसंद न करे। शाह के सीने में सच छुपाते हुए उसकी कमर पर अपने बाजुओं की गिरफ्त बनाए हुए थी। अब मीरब के दिन का उजाला और हसीन रातों की आप मीरब के दिन का उजाला और हसीन रातों की ठंडी चांदनी हो। आप मेरी सांसें आप हो। अपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस तरह का कुछ बोल सकती हूँ। मीरब तो इस वक्त भी आपसे इतना इश्क था जब मीरब आपको जहर लगती थी। आप नज़र उठाकर मेरी जानब देखना तक पसंद नहीं करते थे और आज तो मेरा इतना प्यारा शाह जो मुझसे इतना प्यार करता है, मीरब तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मक्खन लगा रही हो? मीरब को मनाता हुआ देख शाह के लबों पर स्माइल आई थी। शाह को पता था कि मीरब अपनी मासूमियत में ये जुमला बोल गई है। इसका ऐसा मतलब नहीं था, मगर शाह अपने दिल का क्या करता जो उसकी मासूमियत में भी इस तरह का जुमला उसके मुंह से नहीं सुन सकता था। मीरब को कैसे बताता कि मीरब की मोहब्बत उसके शाह का नशा है। वो मीरब की मोहब्बत के लिए इस कदर
पॉजिटिव हो चुका था कि शाह को सच में इन परिंदों से भी जलती होती थी, जिनके पास जाकर वो मोहब्बत भरी बातें करती और अपना टाइम उनको देती। सॉरी शाह, प्लीज गुस्सा छोड़ दें। उसके सीने में सच छुपाए हुए खड़ी थी। एक शर्त पर माफी मिलेगी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मुझसे नाराज मत हुआ करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें इन परिंदों के पास जाता हुआ ना देखूं। मंजूर है? जी। मेरा बस इतना ही बोली थी, क्योंकि उसे सच में परिंदों से बहुत लगाव था। गुड, बनाओ मुझे, मैं नाराज हूँ। अब तुम्हें मुझे मनाना पड़े। मीरब को यूं खुद के करीब होता देख शाह शोक अंदाज में बोला, तो शाह, मैं कब से आपको मना तो रही हूँ। ऐसे नहीं, किसी नए अंदाज से मुझे मनाओ। ऐसे मानने का मेरा मूड नहीं है। मुझे तो ऐसे ही मनाना आता है, और जैसे आपका मानने का मूड है, ऐसा मेरा मनाने का मूड नहीं है। शाह के इरादे जानकर मीरब सीने से सर उठाते हुए पीछे को हो गई। भाग कहाँ रही हो मेरी जान? मीरब को दूर होता देख पीछे से उसके पेट पर दोनों हाथ बांधे हुए उसे पकड़ लिया। शाह, प्लीज। मीरब को सुबह सुबह शाह के इरादे साफ समझ में आ रहे थे। एक तो आज संडे था और शाह ने ऑफिस भी नहीं जाना था। संडे वाले दिन रोमान शाह इसी तरह मीरब को हलकान किए रखता। मीरब को अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती। मीरब, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी इस प्लीज का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। एक हाथ उसकी पीठ पर रखे हुए दूसरे से उसके बालों को गर्दन से हटा रहा था। शाह, आपने नाश्ता भी नहीं किया। चले, आज मैं आपको अपने हाथों का नाश्ता बनाकर देती हूँ। आप फ्रेश हो जाएं। अपनी गर्दन पर शाह के लबों के लम्स महसूस करते हुए उसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ रही थी। मेरी जान, जब अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारी वजूद की इन खूबसूरत तरनाइयों को महसूस किए बिना मैं कभी भी संडे का नाश्ता नहीं करता, तो फिर क्यों जानबूझकर हर बार इस तरह की मज़ामतें खड़ी करके मेरा टाइम वेस्ट करती हो? उसके बेलगाम लब मीरब की गर्दन से बाल हटाकर वहां पर अपने लम्ब छोड़ते जा रहे थे। उसके नरम गरम लबों के लम्सों की हिद्दत से वो मचल रही थी। शाह, आप कितने ज़ालिम हैं। सबको संडे को छुट्टी होती है, तो मुझे भी छुट्टी मिलनी चाहिए। प्लीज़ आज नहीं। वो अपने पेट से नाकाम कोशिश करते हुए उसके हाथ हटा रही थी। शाह की जान, छुट्टी काम की होती है, मोहब्बत की नहीं। और मेरा प्यार कोई काम नहीं जिसकी मैं तुम्हें छुट्टी दूँ। मेरे रोमान शाह, तुम कब मेरे लिए इश्क से भी बढ़कर हो गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। मेरी नसों में खून की तरह तुम्हारा इश्क दौड़ता है। जिस तरह कोई अपनी नसों में दौड़ते हुए खून की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह मैं जीने के लिए अपनी मोहब्बत में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरी जान बहुत नाजुक मिजाज है। रोमांशा को सहना तुम्हारे लिए आसान नहीं, मगर इश्क में मोहब्बत की शिद्दतों को सहना लाजम होता है मेरी जान। वो कहाँ इस वक्त मीरब के दुखड़े सुनने वाला था। मीरब की कमर पर लगी हुई जिप को वो खोलकर वहां पर अपने लब रख चुका था। मीरब खामोश थी, क्योंकि शाह के सुलगते हुए लबों की गर्मी से उसकी सांसें तेज होने लगी थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।